बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा शौहर जब भी मेरे पास आता मेरी नंद को बेहोशी का दौरा पड़ जाता। यह अजीब इत्तेफाक था। मैं हैरान थी कि नंद को कैसे पता चल जाता है। अब मुझे शक हो गया। मैं एक दिन अचानक नंद के कमरे में गई और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी इस हरकत पर मेरी नंद बहुत घबरा गई और मुसलसल दरवाज़ा पीटने लगी, ऐसे जैसे कमरे के अंदर उसने कोई खजाना छुपा रखा है और मैं उसके खजाने को चोरी कर लूँगी। मैंने नंद की एक न सुनी और कमरे की तलाशी लेने लगी, यह सोचकर कि शायद कोई सिरा मेरे हाथ लग जाए नंद के इस रवैये का। कमरे में तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने गुसल खाने का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए मैं अजीम की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई थी, लेकिन मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए जब अजीम मेरा घूंघट उठाने के बाद मोहब्बत भरी बातों से मेरे कानों में कि अचानक कमरे के बाहर से अजीब सा शोर बुलंद होने लगा। अजीम समेत मैं भी परेशान हो गई। अजीम मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर बाहर लॉन्च की तरफ भागे। मैं तो बाहर ना गई। मैं नई नवेली दुल्हन थी, दूसरा यहाँ किसी को नहीं जानती थी सिवाय अपनी सास के। अजीम को भी आज ही मैंने रूबरू देखा था, वरना उनकी तस्वीर ही देखी थी बस अब तक। मैं वहाँ बैठकर अजीम का इंतज़ार करने लगी, लेकिन पता चला कि मेरी नंद को बेहोशी का दौरा पड़ा है और अजीम उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैं अजीम का इंतज़ार करते करते सो गई। फजर के वक्त वो आए और सो गए। सारी रात अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें नींद आ गई। मैंने अजीम से कल वाले वाक़े के मुतालिक पूछा तो वो टाल गए। कहने लगे, नौरीन मेरी 30 साला बहन है, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, उसे दौरे पड़ते हैं। अजीम ने कहा तो मुझे नौरीन का दुख हुआ। फिर अगले दिन अजीम नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए। वहाँ उनको अभी घर नहीं मिला था, इसलिए मुझे मजबूरन ससुराल में ही रहना था। मैंने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अरे भाभी, आप क्यों काम करती हैं? मैं कर दूंगी आपके हिस्से का। मुझे किचन में बर्तन धोते हुए मेरी नंद नौरीन ने देखा तो बोली, नौरीन मुझसे 8 साल बड़ी थी। आपी, आप काम करेंगी, लेकिन आप तो बीमार हैं। मैंने नंद से कहा तो उसे गुस्सा आ गया। आपी किसको कहा तुमने? मैं आपी लगती हूँ तुम्हें? तुम मुझे ये जताना चाह रही हो कि मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ? नौरीन बच्चों की तरह रोने लगी तो मैं परेशान हो गई। मेरी उम्र 22 साल थी और नौरीन की 30 साल। उम्र का फ़र्क तो था, इसलिए मैंने आप ही कहा तो वो गलत समझी। आप नाराज़ न हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। आपको बुरा लगा तो आइंदा नहीं कहूँगी। मैंने बात संभालते हुए कहा, अच्छा फिर आज से हम दोनों दोस्त हैं। वो एकदम खुश हो गई। फिर नौरीन मेरी दोस्त बन गई। मेरे सामने ऐसी हरकत जैसे मुझसे छोटी हो। मुझे समझ आ गई कि नौरीन की उम्र तो ज़्यादा थी, मगर उसका जहन लड़कपन से आगे नहीं बढ़ सका। इसकी क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। शायद ये इंसानी नफ्सियात का मसला था। फिर हफ्ते के आखिर में अजीम आ गए। इतवार की छुट्टी पर मैं उन्हें देखकर खिल उठी। मैं खूब तैयार हुई और घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अजीम ने बताया कि वो सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं। आज हफ्ता था और कल इतवार की शाम को अजीम ने वापस जाना था। अजीम शाम से लेकर रात के खाने तक लॉन्च में अपनी माँ के साथ बैठे रहे। चाय भी वहाँ पी और फिर रात का खाना सब ने मिलकर खाया। मैं खाने के बाद कमरे में आ गई और अजीम का इंतज़ार करने लगी। अजीम खाने के बाद चहलकदमी पर चले गए। फिर आधे घंटे बाद वापस आए और मेरे कमरे में आए। मैंने उन्हें देखकर निगाहें झुका ली। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। मेरे हुस्न की तारीफ करने लगे। जानती हो महरू, जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो मुझे तुमसे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। अजीम ने मेरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाते हुए कहा, जो वो मेरे लिए लाए थे आज। मैं बहुत खुश हुई। हम बातें कर रहे थे कि फिर से बाहर से वैसा ही शोर बुलंद हुआ। इस बार अजीम के पीछे मैं भी बाहर भागी, क्योंकि अब मेरी झिझक खत्म हो गई थी। घर वालों के साथ हफ्ता गुजारने के बाद मैंने देखा सब नौरीन के कमरे के गिर्द जमा हैं। हम अंदर दाखिल हुए तो नौरीन बेहोश पड़ी थी नीचे फर्श में। अजीम ने उसे उठाया और फौरन डॉक्टर के पास ले गए। मैं नौरीन के लिए परेशान भी थी और अजीम के इस तरह जाने से उदास भी, मगर फिर भी नौरीन के लिए दुआ करने लगी, क्योंकि इस हफ्ते में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी बाकी जेठानी और देवरानी के मुकाबले में वो हर काम में मेरा हाथ बटाती थी। इस बार अजीम से पहले वापस आ गए, लेकिन वो नौरीन के सिरहाने ही बैठे रहे। फिर सुबह की नमाज पढ़कर सो गए। मैं उदास हो गई थी। अजीम दोपहर में जागे और फिर बोले कि अब उनके बस का वक्त हो गया है, उन्हें जाना है। ये कहकर वो फिर से दूसरे शहर चले गए।
यानी फिर से एक हफ्ता मुझे अजीम के बगैर रहना था। ये सोच कर ही मुझे रोना आ रहा था। फिर सारा हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। इस सारे अरसे में नंद को दौरा नहीं पड़ा। अब मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरी सास का रवैया नौरीन के साथ ऐसा था जैसे नौरीन उनके लिए कोई अजनबी हो। जब से मैं आई थी मैंने अपनी सास और नौरीन को बात करते नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब नौरीन बेहोश हुई तो सास उसके करीब भी नहीं आई। मेरी देवरानी और जेठानी भी नौरीन से बात नहीं करती थी, जैसे सब उससे नफरत करते हों। नौरीन भी सिर्फ मेरे साथ ही अच्छी थी और घर में किसी से बात नहीं करती। सिर्फ अजीम उसके लिए फिक्रमंद होते। अगले हफ्ते अजीम फिर आ गए और वही हुआ जो पहले हुआ था। जैसे ही कमरा बंद किया तो नौरीन बेहोश हो गई। अब तो मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि नौरीन जानबूझकर ऐसा करती है, मगर क्यों? अब मुझे इस क्यों का जवाब तलाश करना था। मैंने एक तरकीब सोची। अजीम अगली सुबह चले गए तो मैंने उनके जाने की खबर किसी को नहीं दी। घर वालों से कह दिया कि अजीम सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने देखा कि नौरीन किसी गहरी सोच में चली गई। फिर शाम को नौरीन उदास बैठी रही, बार बार मेरे कमरे के सामने बहाने बहाने चक्कर लगाने लगी। भाभी, अजीम जाग गए? नौरीन ने पूछा तो मुझे अजीब लगा। उसने कभी अजीम को अजीम भाई नहीं बोला था, उन्हें सिर्फ अजीम कहती थी। पहले मैंने सोचा कि उससे कहूँ कि अजीम को भाई कहा करो, खाली नाम लेना बुरा लगता है। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने उसे आप ही कहा था तो वो कैसे रोने लगी। मैं कुछ न बोली। जैसे ही रात हुई तो मैंने नौकरानी को अपने कपड़े पहना दिए और खुद अजीम के कपड़े पहन लिए। कमरे को कुंडी लगा दी। सब घर वाले सोने चले गए। मैंने नौकरानी को मोटी रकम दी थी इस ड्रामे के लिए। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है, मगर कहाँ से? मुझे महसूस हुआ कि कमरे की दीवार, जो कि नौरीन के कमरे की दीवार से मिली हुई थी, वहाँ कोई पेंटिंग लगी हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि इस पेंटिंग में कोई हरकत हुई है। मुझे समझ नहीं आई, ऐसा लगा वहाँ कोई चिपकली थी। मेरे जहन में झमाका हुआ। मैं फौरन नौरीन के कमरे की जानिब भागी। मैंने नौरीन को हाथ से खींचकर उसके कमरे से बाहर निकाला और उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। नौरीन बुरे तरीके से दरवाजा पीटने लगी, मगर मैंने नौरीन की एक बात न सुनी। कमरे में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने गुसल खाने का दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ उसे पेंटिंग की पुश्त दिखाई जो मेरे कमरे की दीवार में आवेज़ा थी। मैंने पेंटिंग की पुश्त को सरकाया तो मुझे वहाँ से मेरा कमरा वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। यानी नौरीन मुझे और अजीम को छुप छुप कर यहाँ से देखती है। मैंने दरवाजा खोल दिया और नौरीन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने भाई और भाभी के कमरे में इस तरह चोरी छुपे झांकते हुए। मैंने गुस्से से कहा, भाभी मेरी बात सुने प्लीज, 1 मिनट। नौरीन ने मुझे अपने कमरे के अंदर किया और कुंडी लगा दी। मैं अभी अजीम को फोन करके सब बताती हूँ। मैंने फौरन अजीम का नंबर मिलाना शुरू किया तो नौरीन ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। तुम पहले मेरी बात सुन लो, अजीम से कुछ मत कहना, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। नौरीन रोने लगी। अच्छा है कि तुम्हें घर से निकाल दें, तुम इसी लायक हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने गुस्से से कहा। मेरा दिमाग फटने को आ रहा था। कोई बहन ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को सब कुछ बताती हूँ, मैं कहती हुई कमरे से निकल आई। नौरीन मेरे पीछे लपकी, मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं अपनी सास को उनकी बेटी की असलियत बताना चाहती थी। मैंने सास के कमरे का दरवाजा खोला तो वो रात के अस्कार खत्म करके सोने की तैयारी में थी। अम्मा, जानती हैं आपकी बेटी ने कितनी गिरी हुई हरकत की है? मैंने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए सास से कहा। क्या किया है इसने? मेरी सास ने नौरीन की तरफ देखते हुए कहा। नौरीन ने सर झुका लिया। अम्मा, ये गुसल खाने से मेरे और अजीम के कमरे में झांकती है, और ये जो अजीम के आते ही इसे बेहोशी का दौरा पड़ता है ना, ये भी सारी इसी की साजिश है। मैं सब समझ गई हूँ। ये हमारी शादी से हसद करती है क्योंकि इसकी अपनी शादी नहीं हुई। जो लड़कियां वालिदैन के घर बैठे बैठे अपने बाल सफेद कर देती हैं, वो ऐसे ही खपती हो जाती हैं। मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए सास से कहा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब सास ने इस बात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। सो जाओ तुम दोनों, बहुत रात हो गई है, सास ने आराम से कहा तो मेरा फिशारे खून फिर से बुलंद होने लगा। आपकी अपनी बेटी की कोई गलती नजर नहीं आ रही? आप इसे कुछ नहीं कह रही सिर्फ इसलिए कि ये आपकी बेटी है? मैंने सास से कहा। ये मेरी बेटी नहीं है, सास ने कहा और खुद को रजाई में रुपोश कर लिया। मैं हैरत से देखने लगी। नौरीन चली गई थी अपने कमरे में, मगर मैं वहां ही खड़ी रही। बत्ती बुझाकर दरवाजा बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। रजाई के अंदर से सास की आवाज आई।
मैंने बत्ती गुल की और गुस्से से दरवाजा जोर से मारने के अंदाज में बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी, जो बात सास ने कही थी कि ये मेरी बेटी नहीं है, मैं बार बार इसी जुमले को ज़ेरे लब दोहरा रही थी। अगर नौरीन मेरी सास की बेटी नहीं है तो फिर कौन है? मैंने दिल में सोचा, क्या वो इनकी सौतेली बेटी है? यही सवाल किए जा रही थी। मैं सोच सोच कर पागल होने लगी। फिर न जाने मेरी आंख कब लग गई। सुबह सब ठीक था। मैंने रात वाले वाक़ये का जिक्र किसी से नहीं किया, बस सोचती रही सारी बातों को। फिर अजीम आ गए। अजीम, आपको नौरीन की शादी कर देनी चाहिए अब। आखिर उसके भी जज्बात होंगे। ऐसी लड़कियां जिनकी शादी वक्त पर नहीं हो पाती तो वो जहनी मरीजा बन जाती हैं और गैर इखलाकी हरकतें करने लगती हैं। आपको अच्छा सा इंसान देखकर फौरन नौरीन की शादी कर दें। मैंने अजीम से कहा तो इन्होंने हैरत से मुझे देखा, फिर बोले, आज कह दिया है, आइंदा ये बात न करना। अजीम कहकर कमरे से चले गए। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं अजीम की नज़र में गिर गई हूँ। ऐसी बात से मैंने फैसला किया कि अजीम को सब सच बता दूंगी, वरना वो मुझे ही गलत समझते रहेंगे। मैं जहनी मरीजा बनती जा रही थी। इस घर का माहौल अब मेरी समझ से बाहर था। इस मर्तबा नौरीन ने कोई तमाशा नहीं किया। आने पर थोड़ी आरामदेह हो गई, पर मुझे अजीम की ये बात परेशान कर रही थी कि इन्होंने नौरीन की शादी की बात पर ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर किया था आखिर। खैर, फिर भी मुझे नौरीन से हमदर्दी हो रही थी। मैं समझ सकती थी कि वक्त पर शादी न होने की वजह से एक लड़की की कैसी हालत होती है। मैंने अपनी सास से इस मामले में बात करने की ठान ली। अम्मा, आपको अब नौरीन की शादी के मुतालिक सोचना चाहिए। मैंने सास से कहा तो इन्होंने अजीब नजरों से मुझे देखा। ये मुमकिन नहीं है, मेरी सास ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर से तस्बीह पढ़ने में मसरूफ हो गई। मुझे गुस्सा आने लगा था सब पर। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या आप देख नहीं रही कि शादी न होने की वजह से आपकी बेटी जहनी मरीजा बन गई है? मैंने कहा, वो मेरी बेटी नहीं है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था। सास ने आराम से कहा, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि वो आपकी बेटी है। मैंने कहा, वो मेरी बेटी जैसी है, मैंने उसे बचपन से पाला है। मेरी सास के इस इंकिशाफ पर मैं हैरान हो गई। फिर किसकी बेटी है नौरीन? मैंने पूछा। मुझसे ज्यादा सवालात न करो, मुझे अस्कार करने दो, मेरी सास ने कहा। मैं कमरे में वापस आ गई। अगले हफ्ते अजीम ने कहा कि उन्हें घर मिल गया है और वो मुझे साथ लेने आए हैं। यह सुनकर मैं खुश हो गई, मगर मेरी खुशी उस वक्त परेशानी में बदल गई जब अजीम ने नौरीन से कहा कि अपना सामान बांधे, वो भी हमारे साथ जाएगी। नौरीन ने एक नज़र मुझे देखा और अपने कमरे में चली गई और सामान पैक करने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नौरीन को साथ लेकर नहीं जा सकते, वो मेरा सुकून तबाह कर देगी अपनी हरकतों से, मैंने मज़ाहमत करते हुए कहा। लेकिन अजीम ने मेरी एक न सुनी और नौरीन को भी साथ ले आए। खैर, मैंने सब्र करने में आफियत जानी और जिंदगी फिर से रवां दवां थी। मगर फिर से नौरीन ने यहाँ आकर बीमारी के ड्रामे शुरू कर दिए। कभी बुखार चढ़ा लेती तो कभी डिप्रेशन। मैं आजिज आ गई थी अब नौरीन से। एक दिन अजीम उसके सरहाने बैठे रहे। मैं रात में बार बार उठकर देख रही थी, लेकिन अजीम उसके सरहाने से उठने को तैयार ही नहीं थे। अजीम, आप जानते हैं कि नौरीन आपकी सगी बहन नहीं है। आपकी माँ ने उसे सिर्फ पाला है, इसलिए आप उसके लिए महरम नहीं हैं। मैंने सुबह अजीम से साफ कह दिया। जानता हूँ, अजीम ने मुख्तसर जवाब दिया और ऑफिस चले गए। मेरा सर चकराने लगा। जब अजीम जानते हैं कि नौरीन उनकी बहन नहीं है तो सारी रात उसके सिरहाने क्यों बैठे रहे? मैंने फैसला कर लिया था कि अब नौरीन को अपने घर से चलता कर दूंगी। मैंने कमरे में झांकने वाली बात अजीम को बताने का फैसला कर लिया था। पहले मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं समझती थी कि नौरीन अजीम की सगी बहन है, कहीं इनको बुरा न लग जाए। लेकिन अब ये नौरीन मेरे गले की हड्डी बनती जा रही थी, जो ना उगली जा रही थी ना निगली जा रही थी। शाम को अजीम ऑफिस से घर आए तो मैंने उस रात वाला वाकया उनके गोश गुजार कर दिया। वो गुस्से से खड़े हुए नौरीन के पास गए। मैं खुश हो गई कि अब नौरीन से मेरी जान छूट जाएगी। नौरीन, क्या महरूज सच कह रही है? क्या तुम हमारी खलवत में झांकती थी? अजीम गुस्से से पागल हो रहे थे। नौरीन कुछ न बोली, बस सर झुकाकर अजीम की बातें सुनती गई। मगर मेरा काम फिर भी न हुआ। अजीम ने उसे घर से नहीं निकाला। फिर कुछ दिन बाद से नौरीन की तबीयत खराब रहने लगी। पहले मुझे लगा वो नाटक कर रही है, लेकिन जब उसने उल्टियाँ की तो मैं समझ गई कि वाकई इसको हैजा हुआ है। अजीम घर पर नहीं थे। नौरीन की हालत खराब हो गई। मैंने अजीम को फ़ोन किया, वो ऑफिस में थे। उन्हें नौरीन की हालत से आगाह किया तो इन्होंने कहा कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैं नौरीन को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कैसा इंकिशाफ किया कि मेरे सर पर आसमान आ गिरा जैसे। मैं नौरीन को लेकर घर आ गई। अजीम घर आ चुके थे। मैं आते ही अजीम पर बरस पड़ी। जानते हैं, आप इतना ख्याल रखते हैं
उसने तो आपकी इज्जत तक का ख्याल नहीं किया, न जाने कहाँ अपना दामन दागदार कर आई है। मैंने अजीम से कहा तो इन्होंने ना समझने वाले अंदाज में मुझे देखा। माँ बनने वाली है ये, आपकी चहेती कंवारी माँ। मैंने गुस्से से कहा तो अजीम को जैसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खड़े हो गए और नौरीन के करीब आए। मुझे लगा कि वो गुस्से से पागल हो जाएंगे और नौरीन को थप्पड़ रसीद करेंगे, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अजीम ने खुशी से नौरीन को मुबारकबाद दी। मैं फटी फटी आंखों से दोनों को देखने लगी। ये सब क्या हो रहा था, मैं सोचकर पागल हुए जा रही थी। अजीम और नौरीन खुशी से रोने लगे। आप बजाय गुस्सा करने के इसे मुबारकबाद दे रहे हैं? इसने आपके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। न जाने किसका बच्चा है ये, मैंने गुस्से से कहा तो अजीम बोले, ये मेरा बच्चा है और नौरीन मेरी बीवी है। अजीम की इस बात पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल में होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे ड्रिप लगा हुआ था। अजीम मेरे सरहाने बैठे थे। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं सब बताता हूँ तुमको मेहरू, अजीम ने कहा और अपनी बात शुरू की। नौरीन मेरी खाला की बेटी है। खाला नौरीन को जन्म देते वक्त फौत हो गई थी। मेरी अम्मी ने नौरीन की परवरिश की, फिर हम दोनों को मोहब्बत हो गई। हमारा सादगी से निकाह हुआ क्योंकि अब्बा बीमार थे उन दिनों, और उन्होंने मरने से पहले हमारे निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन 10 साल से नौरीन माँ नहीं बन सकी तो वो ज़हनी मरीज़ा हो गई। उसे आए दिन गशी के दौरे पड़ने लगे। औलाद के हुसूल के लिए मैंने तुमसे शादी की। अपना और नौरीन का रिश्ता तुमसे छुपाया क्योंकि नौरीन ने ऐसा करने को कहा था। अब कुदरत हम पर मेहरबान हो गई है। अजीम बोलते जा रहे थे। मेरा हर उज़्व कान बन चुका था। तुमसे शादी के वक्त नौरीन ने हम सब घर वालों को कसम दी कि मैं इस रिश्ते के मुतालिक तुमको ना बताऊं। वो नीम पागल हो गई थी डिप्रेशन में, इसीलिए हम सब ने उसकी बात मान ली। पर अब अल्लाह ने करम किया तो ये बात जाहिर हो गई। देखो मेहरू, नौरीन बिन माँ बाप के बच्ची थी। उसने बहुत दुख देखे हैं, मेरी दूसरी शादी की कुर्बानी भी दी है। अब तुम उसका वजूद कबूल कर लो। मेहरू, नौरीन बुरी नहीं है। उसने अब तक तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। तुम भी इंसानियत दिखाकर उसे कबूल कर लो। अजीम ने आराम से समझाया। फिर नौरीन भी आ गई। मेहरू, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी माँ बनने वाली हो। मैं तो बांझ थी 10 साल से, लेकिन अल्लाह मेहरबान हो गया, पर तुमको भी ये नियामत मिलने वाली है अब। नौरीन ने कहा तो मेरा दिल उसी वक्त नर्म हो गया। मैंने नौरीन को कबूल कर लिया और इसी को अल्लाह की रज़ा समझा। सच कहा था अजीम ने। नौरीन ने वाकई बहुत दुख देखे थे और आजमाइशें झेली थीं, लेकिन अब गम के काले बादल छट चुके थे। 10 साल के तवील इंतज़ार के बाद नौरीन को औलाद की खुशी मिल गई। जब रब नौर मेहरबान हो गया था तो मेरी क्या मजाल थी उसके साथ बुरा करती। आज हम अपने बच्चों समेत अपने घर में खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने शौहर की नाजायज़ महबूबाएं बर्दाश्त करने से बेहतर है कि औरतें जायज़ बीवी का वजूद कबूल कर लें तो एक बेहतरीन इस्लामी मुआशरे की बुनियाद कायम हो।